नमस्कार दोस्तों, वेल्थ टेक प्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स के बारे में। ये सारी चीज़ों को फटाफट कवर कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले आज सबसे ज़्यादा जो फोकस था निफ्टी 50। अगर हम इंडेक्स निफ्टी 50 की बात करें तो शानदार आज 1% की तेज़ी देखने को मिली इंडियन मार्केट में। और वही हम ग्लोबल मार्केट में और ख़ासकर अमेरिकन मार्केट की बात करें तो हम डाउ जोन्स में और नैस्डैक में वही अपना 3 दिन से चलता आ रही गिरावट ही देखने को मिली। खासकर नैस्डैक में शार्प गिरावट देखने को मिली और हमें इसी के साथ हमें लगा था कि आज भी मतलब फ्राइडे को भी भारतीय बाज़ार का परफॉर्मेंस सेम वही देखने को मिलेगा जैसे अमेरिका में डाउ जोन्स में और नैस्डैक में देखने को मिला था हमें कल रात को। लेकिन आज भारतीय बाज़ार में 1% की तेज़ी रही और इसी के साथ ही भारतीय बाज़ार 19,000 के ऊपर निफ्टी क्लोज होने में भी सक्सेसफुल रहा। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि निफ्टी ने 19,047 पे क्लोजिंग दिया है, मतलब 19,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। लेकिन दोस्तों हम इतना इंडेक्स में फोकस नहीं रखते हैं, हम स्टॉक्स में ज़्यादा फोकस रखते हैं। और स्टॉक की परफॉर्मेंस की बात करें तो अभी भी ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है और हमें अगर इससे भी ज़्यादा ऊपर जाना है, मतलब लॉन्ग टर्म ये तेज़ी टिकी रहनी चाहिए अगर लगता है तो हमें अमेरिकन स्टॉक्स मतलब अमेरिकन मार्केट की हमें सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल ज़रूरत पड़ेगी। तो नेक्स्ट अगर दोस्तों हम बात करेंगे तो केमिकल सेक्टर की दिग्गज कंपनी है SRF लिमिटेड। हम इस कंपनी को जब से ट्रैक कर रहे हैं, जब इस कंपनी का मार्केट कैप 6,000 करोड़ रुपीज़ का था, आज इस कंपनी का मार्केट कैप 60,000 करोड़ रुपीज़ के आसपास चला गया है, मतलब लगभग 64,000 करोड़ रुपीज़ इसका मार्केट कैप है। ये भी एक बहुत ही सुंदर कंपनी है, लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, ये बस खरीदना है बेचना है वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइप की कंपनी ये और काफ़ी बड़ी भी बन चुकी है, मतलब इसका ये अर्थ नहीं है कि ये ख़राब हो चुकी है अभी या ये इनकम नहीं दे सकती हमें। आज हमें इस कंपनी के Q2 के रिजल्ट देखने को मिले थे और ये रिजल्ट ड्यूरिंग द मार्केट ही देखने को मिले थे आज। तो ये नंबर्स मार्केट के दौरान आने की वजह से स्टॉक 3.25% की तेज़ी में रहा। अगर कंपनी का हम ईयरली और क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखें तो दोनों ही परफॉर्मेंस में कंपनी पूरी नहीं उतरी है, दोनों में ही डाउनफॉल देखने को मिला है। रेवेन्यू की बात की जाए तो उसमें भी हमें डिक्लाइन देखने को मिला है, ईबिट में भी डिक्लाइन देखने को मिला है, हमें प्रॉफिट में भी 33% का डाउन देखने को मिला है और हमें एक्चुअल नंबर भी और इस्टिमेटेड नंबर्स भी दोनों में ही डाउन देखने को मिला है। और इतना ख़राब रिजल्ट आने के बाद भी हमें कुछ प्लेयर की तरफ से बाइंग देखने को मिली है सरप्राइजिंगली। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से ज़रूर ये कंपनी बहुत ही सुंदर कंपनी है और एनर्जेटिक कंपनी है, लेकिन शॉर्ट टर्म के हिसाब से हमें इस कंपनी के नंबर इतने अच्छे नहीं लगे हैं। अगर बाकी केमिकल स्टॉक की बात की जाए तो SRF के नंबर ख़राब आ रहे हैं, तो बाकी बाकी कंपनीज़ के भी Q2 के नंबर Q2 में खराबी आने के ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। लेकिन मार्केट ने इस कंपनी के नंबर्स को थम्स अप दिया है, लेकिन ये कुछ ट्रेडिंग एक्टिविटी भी हो सकती है। अगर ये 3% भागने की जगह पे 3% गिर भी जाता है तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी बहुत ही सुंदर कंपनी है और ये इनका बिजनेस भी ग्लोबल लेवल पे फैला हुआ है। और इनका बिजनेस जो ग्लोबल लेवल पे फैला हुआ है और केमिकल बिजनेस में ग्लोबल लेवल पे ही स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, इसी की वजह से इनके नंबर अभी ख़राब आ रहे हैं। तो कंपनी ख़राब नहीं है, लेकिन बाहर के जो प्रॉब्लम है इसकी वजह से कंपनी के रिजल्ट्स ख़राब आ रहे हैं। तो नेक्स्ट कंपनी है इंडिया मार्ट। मिड कैप स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है और ये इन कंपनीज़ में चलते रहते हैं, सडनली भाग जाते हैं और भागने के बाद 300-400% के रिटर्न मिल जाते हैं। लेकिन दिक्कत ये होती है ना कि रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे ख़रीद लेता है और फिर एक्सपेक्ट करता है यहाँ से भी वो 300-400% भागे क्योंकि मैंने खरीदी है यहाँ पे। तो लेकिन वो यहाँ से फिर नीचे आ जाता है और यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर फंस जाते हैं, यहाँ से स्टॉक नीचे आ गया और फिर स्टॉक सभी रिटेल इन्वेस्टर को ख़राब लगने लगता है कि यार ये ऐसे स्टॉक है, सब खराब स्टॉक में फंस गए हैं। अगर कंपनी कितनी भी अच्छी हो, उसका बिजनेस कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर हमारा स्टॉक अगर भाग नहीं रहा है साल 2 साल और सडनली भाग रहा है तो वो स्टॉक बुरा हो जाता है। अगर उससे पहले हम भागने से पहले यहीं पे हम निकल जाते हैं और उसके बाद स्टॉक भाग जाता है तो स्टॉक बुरा बन जाता है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर को उस कंपनी के भागने में इंटरेस्ट है, लेकिन ये नहीं सोचते कि इस कंपनी का बिजनेस क्या है। मित्रों, ये चीज़ कभी नहीं करनी है कि स्टॉक के पीछे कभी नहीं भागना है। आप कंपनी देखो, कंपनी का बिजनेस देखो कि कंपनी क्या बिजनेस कर रही है, कितना प्रॉफिट बना रही है और पिछले 5 सालों में कंपनी ने क्या क्या प्रॉफिट गेन किए हैं। अगर कंपनी लेटेस्ट लिस्टेड है तो कंपनी का
बैलेंस शीट भी देख सकते हो। तो ये देख के, बैलेंस शीट देख के, कंपनी का बिजनेस देख के, फ्यूचर देख के कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि कंपनी का स्टॉक कितना भाग रहा है वो देख के। कंपनी गिर जाती है, फिर रिटेल इन्वेस्टर फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि यार ये कौन से स्टॉक में फंस गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें। इंडिया मार्ट की बात करें तो इंडिया मार्ट का बिजनेस बहुत ही बड़ा देखने को मिल जाता है और कंपनी के नंबर्स भी ड्यूरिंग मार्केट में ही आए थे और कंपनी में हमें 4.25% की तेज़ी भी देखने को मिली है नंबर्स आने के बाद, क्योंकि नंबर्स ड्यूरिंग द मार्केट आए थे। अगर कंपनी के Q2 के नंबर के बारे में बात करें तो कंपनी के Q2 के नंबर 22% की जंप देखने को मिल रही है, ये स्लाइटली जंप है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 69 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, ये स्लाइटली छोटा सा जंप है कंपनी में, कंपनी के Q2 के प्रॉफिट में। मैं जो बोलता हूँ, आप इस कंपनी का चार्ट पैटर्न देख सकते हो, स्टेज 1, स्टेज 2, फिर स्टेज 3। ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर यहीं पे खरीदते हैं और उसके बाद एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से स्टॉक 400-500% भागेगा और फिर मैं यहाँ से बेच दूंगा, लेकिन यहीं से स्टॉक रिटर्न आना चालू हो जाता है। अगर नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो बजाज फिनसर्व है। हम रोज़ तो बजाज फाइनेंस के बारे में बात करते हैं, लेकिन बजाज फिनसर्व बजाज फाइनेंस का पेरेंट कंपनी देखने को मिल जाती है, क्योंकि बजाज फाइनेंस के 50% के से ज़्यादा के शेयर इन्हीं के पास है। Q2 के रिजल्ट्स भी मार्केट चलने के दौरान ही आए थे और बजाज फिनसर्व का मार्केट कैप है 2.5 लाख करोड़ रुपए का और कंपनी के नंबर्स भी इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट राइज 24% से कंपनी का प्रॉफिट राइज हुआ है, जो 1929 करोड़ से हुआ है और रेवेन्यू भी देखा जाए तो 25% से ईयर ऑन ईयर जंप है और स्टॉक जंप ओवर 2% का है। इन सारे कंपनीज़ का परफॉर्मेंस वही होता है कि एक एवरेज परफॉर्मेंस मिलेगा हमें 5 साल में, 6 साल में ये कंपनीज़ हमें डबल होते हुए देखने को मिल जाती है। इस कंपनी में हमें बोनस स्प्लिट भी देखने को मिला था। अगर बजाज होल्डिंग्स की बात करें तो बाजार को क्लोज होने के बाद बजाज होल्डिंग्स के नंबर आए हैं और नंबर काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहे हैं बजाज होल्डिंग्स के। अगर बजाज होल्डिंग्स की बात की जाए तो बजाज होल्डिंग्स के बहुत सारी सब्सिडरीज कंपनीज़ है, ये बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, ये सारी इसी कंपनी के सब्सिडरी कंपनीज़ है और उन कंपनीज़ के सबके रिजल्ट अगर अच्छे आते हुए दिख रहे हैं तो इनके रिजल्ट्स भी इंटरेस्टिंग ही आते हुए दिखेंगे हमें। स्टॉक को उसी नज़रिए से देखा जाता है कि 5 साल में पैसा डबल हो जाए। गारंटी वारंटी तो नहीं मिलता है कि 5 साल में, आपने बोला था कि 5 साल में डबल हो जाएगा और ऐसे गारंटी वारंटी तो नहीं होता है कुछ भी। तो नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों ऊर्जा ग्लोबल। इस स्टॉक को हमने 3 रुपये 4 रुपये पे स्टडी किया था, उसके बाद में ये स्टॉक रॉकेट की तरह भाग के फिर नीचे आ गया था। शायद 33 रुपीज़ का हाई लगा के ये वहाँ से नीचे आया था। इन कंपनीज़ का दोस्तों यही प्रॉब्लम होता है कि एक आध बड़ा ऑर्डर मिल गया तो इन कंपनी में रॉकेट बन जाता है और फिर से ऑर्डर नहीं मिला तो फिर इन कंपनी का शेयर फिर नीचे आने लगता है, या पंप एंड डंप का खेल चलते रहता है इन सारी कंपनीज़ में। इन कंपनी की एक बात है दोस्तों, अगर इनमें बुल रन में, मार्केट के बुल रन में ये कंपनीज भागती तो बहुत है, लेकिन ये तेज़ी जो टिकनी चाहिए, जो ब्लू चिप कंपनीज की जो स्टैंडर्ड कंपनीज है उनकी तेज़ी जो टिकी रहती है, इन कंपनीज की वैसी तेज़ी टिकती नहीं, ये फिर से नीचे आ जाते हैं। तो ऊर्जा ग्लोबल के नंबर्स हमने देख लिए और इनके नंबर्स भी एक बड़ा ऑर्डर मिलने से कोई इनके नंबर्स या बैलेंस शीट अच्छी नहीं बन जाती है, इनको कंटिन्यूसली बड़े ऑर्डर मिलने की ज़रूरत पड़ती है। इन स्टॉक में दोस्तों कभी कभी बड़ा ऑर्डर मिलने के बाद स्टॉक सडनली भाग जाता है और ये बड़ा ऑर्डर मिलने की खुशी में भाग जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या, फिर नीचे। यही चलते रहता है दोस्तों इन कंपनीज़ में, पहले पंप करो बाद में डंप कर दो। और ये वही कंपनीज़ में से आता है कि ग्रीन एनर्जी हो गया, एनर्जी सेक्टर हो गया, बैटरी सेक्टर हो गया, ये इन्हीं सेक्टर्स में आता है। आप इस कंपनी को भी स्टडी कर सकते हो, लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, फिर से एक बार बोल रहा हूँ भाई। इस कंपनी का मार्केट कैप 500 करोड़ से भी कम है और ऐसी कंपनीज कभी भी, कोई गारंटी नहीं होती है ऐसी कंपनीज की, कभी भी उड़ सकती है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अडानी के रिलेटेड। तो अडानी या अडानी ग्रुप के रिलेटेड कोई ना कोई खबर आती रहती है मार्केट में। तो आज कौन सी खबर है? पॉजिटिव खबर है क्या? ऑफिशियली खबर है? नहीं, अभी तो ऑफिशियली खबर नहीं है, ये रिपोर्ट्स में आ रही है खबर दोस्तों। ऑफिशियल तो नहीं है, लेकिन जैसे भी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन एसएससी सीमेंट को छोड़कर बाकी सब स्टॉक हमें भागते हुए देखने को मिल रहे थे। तो सारे स्टॉक में अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो अभी कौन सी खबर है? तो दोस्तों आप देख सकते हो स्क्रीन पे खबर किस रिलेटेड है। तो अडानी ग्रुप एक बिजनेस सेटअप करने की बात कर रहा है और उसमें $4 बिलियन इन्वेस्ट करने की बात कर रहा है, या पेमेंट रेज करने की बात कर रहा है। और किस सेक्टर में? तो ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में।
तो ये किस कंपनी को प्रॉफिट या अच्छी खबर है आप सोच ही सकते हो। तो $4 बिलियन में ये क्या क्या आ सकता है। ये सोलार में आ सकता है, हाइड्रोजन में आ सकता है, या ग्रीन एनर्जी में भी आ सकता है। और ये सारे बिजनेस आपको पता ही है कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेसेस है। और इसी फ्यूचर को सेफ बनाने के लिए अडानीज़ में $4 बिलियन फंड रेजिंग के और बढ़ रहे हैं। अभी $4 बिलियन मतलब कितना होता है, तो पकड़ लो रफली $1 बिलियन मतलब 8,000 करोड़। 8 × 4 तो 32,000 करोड़ रुपीज़ का फंड रेज करने के बारे में कंपनी विचार कर रही है या करेगी। ये पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन ये कोशिश तो ज़रूर करेंगे। हाल ही में इनको $3.5 बिलियन की भी फंडिंग मिली थी, आपने न्यूज़ देखी होगी हमारे चैनल पे। तो दोस्तों ये भी पॉसिबल है कि ये $4 बिलियन की फंडिंग भी इनको मिल जाए। हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये इसके चलते मुकेश अंबानी की कंपनी जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, इसको भी अच्छी खासी टक्कर दे सकते हैं। क्योंकि रिलायंस की तरफ से एक 2021 में अनाउंसमेंट आया था कि हम अगले 3 साल में एनर्जी सेक्टर में या ग्रीन एनर्जी सेक्टर में 75,000 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे। और उनका फोकस जो ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ ही देखने को मिल रहा था, और ये सीधा मुकेश अंबानी या रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को टक्कर देते हुए देख रहे हैं अडानी ग्रुप। अभी दोस्तों ये बिज़नेस लेवल पे तो ये सब देखने को मिलता ही है, ये टक्कर दे रहा है, वो टक्कर दे रहा है। लेकिन अभी ये देखने वाली चीज़ है कि ये जो न्यूज़ देखने को मिल रही है अडानी ग्रुप के रिलेटेड, ये खबर सच साबित होती है या नहीं। हम झूठ तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये वो कोशिश तो ज़रूर करेंगे ही कि उतनी फंडिंग रेज हो जाए $4 बिलियन की। एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो भी हो, वो फंडिंग रेज हो ना हो, लेकिन ये जो भी बातें हो रही है इसी बिज़नेस के रिलेटेड हो रही है, या इसी बिज़नेस को लेकर ही ये बातें हो रही है। तो ये बिज़नेस जो है ये फ्यूचर ओरिएंटेड बिज़नेस है। इस बिज़नेस में गजब का पैसा भी देखने को मिल सकता है बनते हुए, अगर हम लोग अभी इसमें इन्वेस्ट करके रखेंगे तो। लेकिन ये एक बार फिर बोलना चाहूँगा, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये बस स्टडी कर रहे हैं हम लोग। और आप चाहो तो इस सेक्टर की जो भी कंपनीज़ है तो आप स्टडी कर सकते हो। तो दोस्तों आज हमने जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे हमने आज सबको कवर कर लिया है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।